मुझे हर नुक्कड़ पे एक किरदार दिखता है, तो मुझे ऐसा होता है कि मुझे इसको भी एक बार रंग देना है। पर इंसान के रूप में पैदा हुए तो इंसान बनकर जियो। एक्टर की परिभाषा मैं कहता हूँ, एक्टर पानी जैसा होना चाहिए। 27 गर्लफ्रेंड रही हमारी, 27। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पूरी दुनिया है, मैं देख रहा हूँ। तो आपकी खुद की एक सोच होनी बहुत जरूरी है। कोई एक किरदार फिल्म कभी हिट नहीं कर सकता। ऐसे जगत भी एक ऐसी फिल्म है कि जिसको मुझे लगा कि यार क्या बात है। इंडस्ट्री तभी आगे बढ़ती है जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर कुछ काम करते हैं। कोई एक बंदा इंडस्ट्री को आगे नहीं लेता। कलाकार वो है जो आपको आईना दिखाता है। आप रहने दो यार, ये सब हवाई करो ना आप लोग। દીપ્તિ, એક માં હતી અને 3 માસનું બાળક હતું. એ બાળક છે ને દિવસ રાત રડ્યા કરતું હતું. માં થાકી જતી પણ ઊંઘી નહોતી શકતી, જાગતી રહેતી હતી. એક રાત્રે બાળક જોર જોરથી રડવા લાગ્યું. માં એટલી ત્રાસી ગયેલી કે ઊભી થઈને બાળકની છાતી પર ચૂપ ચૂપ ચૂપ. ગુસ્સામાં ઘણીવાર થઈ જાય આવું. दोस्तों, ये डायलॉग इंटरनेट पर धूम मचा रहा है और गुजराती ऑडियंस शायद ही कोई ऐसी होगी जिसने ये डायलॉग नहीं सुना होगा. और सच बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार ये डायलॉग सुना था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे. और आज मेरा सौभाग्य है कि सिर्फ एक डायलॉग के द्वारा नहीं, बट अपने हर किरदार के द्वारा जिन्होंने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ है, वो इंसान आज मेरे साथ है. सो लेट मी वेलकम गुजराती इंडस्ट्री के वर्सेटाइल एक्टर एंड राइटर मिस्टर चेतन दहिया. चेतन सर, वेलकम ऑन आवर शो. एक्सट्रीम ग्रेटिट्यूड. अरे मुझे भी अच्छा लगा हार्दिक भाई, आपसे मिलके, आपकी पूरी टीम. थैंक यू वेरी मच सर. हीनल HHAA. तो आपकी टीम से मिलके बहुत अच्छा लगा. तो मैं भी ऐसा लिखा होगा मेरी लाइफ में कि आप लोगों से मिलना है. सभी मिल रहे हैं. यस सर. तो एक पॉजिटिव. नहीं, थैंक यू वेरी मच सर. आपने हमारे शो पर आने के लिए हाँ कहा. हमारा सौभाग्य है. एक्टर को कहना चाहिए क्योंकि एक्टर तो भूखा होता है ना. तो आप लेकर आए हो. थैंक यू. सर, लाइफ को हम अगर देखें तो लाइफ एक ट्रेजेडी है अगर क्लोजअप में देखें तो. हाँ. और कॉमेडी है अगर लॉन्ग शॉट में देखें तो. हाँ. आप लाइफ को कौन सा एंगल से देखते हैं? मैं तो दोनों एंगल से देखता हूँ. क्योंकि होने भी चाहिए दोनों एंगल. जब वक्त बुरा होता है तो हम ट्रेजेडी ले लेते हैं, वक्त अच्छा होता है तो हम उसको कॉमेडी बना देते हैं. तो दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है लाइफ में. दोनों रहना चाहिए. करेक्ट. क्योंकि हम एक्टर है, हम भावों को प्रकट करते हैं, तो ये तो अच्छा ही लगता है यार. भाव तो हमें अच्छे ही लगते हैं. भाव के भूखे ही है. तो अब लाइफ का एक वो रहता है कि हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा मोड़ होता है जब उसके पास बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, थोड़ा स्ट्रगल भी रहता है. और स्ट्रगल को ख़त्म करने के बाद एक जगह पर इंसान पहुंचता है, उसे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अच्छा पा लिया. तो उस संघर्ष का सही मायने में देखा जाए तो मैंने बताया आपको 25 साल लाइफ कैसे थे कि जहाँ बहुत कुछ दिक्कतें थी, बहुत सारे प्रॉब्लम थे. और 25 साल के बाद एक्टर के तौर पर जितनी सारी खुशियाँ मिली, कामयाबी मिली, जिस हम एक पॉजिटिव बात कह सकते हैं. तो एक ट्रेजेडी भी है, एक हैप्पीनेस भी है. पर ये दोनों ज़रूरी है लाइफ में, मैं ऐसा मानता हूँ. ऐसा नहीं है कि ये बुरे दिन थे, ये क्यों थे, ऐसा नहीं होता है. बुरे दिन होने भी चाहिए, क्योंकि बुरे दिन हैं तो ही अच्छे दिनों की अहमियत समझ पाएंगे आप. दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है इधर के. यस. तो ही समझ पाएंगे ना आप. जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास कुछ आएगा तो उसकी वैल्यू होगी. अब जिसके पास सब कुछ है उसके पास कुछ आएगा तो वो क्या, हाँ एक बढ़ोतरी हो गई, ऐसा ही सोचेगा. और पहले दुख आपने फेस किया हुआ है और फिर जब आप हैप्पीनेस की तरफ जाते हैं तो उस हैप्पीनेस की ज़्यादा वैल्यू लगती है, बिकॉज आपको पता है आप कहाँ से आपने स्टार्ट किया. हाँ, अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है लाइफ का. और कुछ हम पीछे देखते हैं लाइफ में तो पता चलता है कि इतना सारा खेड़ कर हम यहाँ तक पहुँचे. यस. तो अच्छा लगता है. सर, आप यू आर डूइंग टू मैनी फिल्म्स और प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग. आप कुछ साबित करना चाहते हैं या आर यू एट पीस? साबित तो अब क्या करें, पर एक ये बात है कि कलाकार के तौर पर पैदा हुए
यानी मौका मिला है कलाकार के तरीके से जीने का, तो कलाकार तो यही चाहता है कि मैं एक लाइफ में मल्टीपल लाइफ जीऊँ, जितने हो सके उतने किरदार मुझे निभाने का मौका मिले। मुझे हर नुक्कड़ पे एक किरदार दिखता है, तो मुझे ऐसा होता है कि मुझे इसको भी एक बार रंग देना है, मुझे ये भी खेलना है, इस कैरेक्टर को भी कहीं ना कहीं परफॉर्म करना है। तो यही एक सोच की वजह से लगातार फिल्में, लोग कहते भी है कि यार चेतन इतनी सारी फिल्में क्यों करते हो। तो ये जवाब है। और दूसरा जवाब जो है वो ये है कि हम मैं रीजनल सिनेमा में काम करता हूँ, गुजराती सिनेमा में काम करता हूँ, और गुजराती सिनेमा में कोई एक फिल्म का पुरस्कार, उसका पेमेंट इतना नहीं होता कि मैं 4 महीने आराम से घर चलाऊँ। तो उसकी वजह से भी ये करना पड़ता है, मल्टीपल काम करने पड़ते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हम फोकस करते हैं पैसों के लिए, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको हम फोकस करते हैं कि ये मुझे करना है, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा है। तो अच्छा तभी कर पाओगे जब आपने ये सब किया होगा। अगर मैं ऐसा ही सोच कर बैठूंगा कि नहीं यार मुझे अच्छा ही करना है, मैं सिलेक्टिव काम करूंगा, लेकिन वो सिलेक्टिव काम और अच्छा काम जब आएगा तब तक मैं टिका रहूंगा, सवाल ये भी है। तो उसी की वजह से कहा जाता है, बड़े बड़े एक्टर भी ये कहते हैं कि एक वक्त का, एक मेरी लाइफ का एक दौर था कि मुझे जो नहीं करना था मुझे करना पड़ा। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, आपको बैलेंस बनाए रखना पड़ा, मुझे करना पड़ा, मुझे ऐसा हुआ। पर मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने जो किया मुझे तो मजा आया यार, जो कुछ भी किया है। एक एक्टर के तौर पर एक्सपीरियंस मिला है अलग अलग फिल्मों में काम करने का, और लोगों से कनेक्शंस भी हुआ, और नए लोग भी मिले, नई टीम मिली। हाँ, नए लोग मिले, नई टीम मिली, और कुछ नए थॉट प्रोसेस भी हमारे अंदर बने ना। एज ए एक्टर मैं ऐसा मानता हूँ कि एक्टर को जितना हो सके उतना मल्टीपल डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए, तो उसकी स्किल में ज़्यादा पॉलिश कर पाएगा अपने आप को। हर एक का स्टाइल अलग हाँ, है। और किसी एक ही डायरेक्टर के साथ अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं इसी डायरेक्टर के साथ काम करूंगा, तो उससे ये होता है कि उसकी जो आभा होती है, उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर आता है, और बहुत ज़्यादा ही कंफर्ट जोन में फिर आप चले जाते हो कि पता ही है कि तो कुछ एज एन एक्टर अच्छा लगता है अलग अलग किरदार निभाना, अलग अलग फिल्में करना। सर आपने अभी जो बोला कि कलाकार के तौर पर जन्म लिया है, मुझे एक बात याद आ रही है जो आपने एक टॉक शो में कहा था, वो इससे भी डीप है, जो आपके फादर ने एक्चुअली बोली थी कि इंसान के तौर पर जन्म लिया है तो इंसान के तौर पर जीना चाहिए। हाँ, वो तो है। तो आपने कैसे इसको आत्मसात किया है अपने लाइफ में, इस चीज़ को? बहुत ही गहरी बात उन्होंने बोली और बहुत ही अच्छी लगी मुझे। यानी मेरे पिताजी जो थे वो तो एक बहुत ही कॉमन और लोअर क्लास इकोनॉमिकली, हम बहुत, यानी वो इतना कुछ पैसा कमाते नहीं थे, छोटा मोटा काम करते थे, तो इनकम भी छोटी मोटी थी। वो दो कक्षा तक पढ़े थे, तो पढ़ाई में भी कुछ नहीं, वो अपना नाम लिखते तो उसमें भी बहुत कुछ अपने को देख के पता चल जाता था कि कितनी टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं लाइफ के, उसके नाम में पता चल जाता है इंसान को। तो वो अब ऐसे इंसान थे, वो मुझे कहते थे कि देखो बेटा, उन्होंने आज तक मुझे ऐसा पूछा नहीं कि स्कूल में जाके क्या पढ़ा तूने, आज होमवर्क किया तूने, आज तूने ये किया है, ऐसा कभी पूछा नहीं है। पर वो हर रात को कभी बैठते थे, कुछ बातें करते थे, तो लाइफ की फिलोसॉफी उनकी जो फिलोसॉफी वो मुझे कहीं ना कहीं वो मेरे साथ शेयर करते थे। उसमें यही कहते थे कि इंसान कितना बड़ा बन जाता है, कितना पैसेदार बन जाता है, वो बड़ी बात नहीं है बेटा, पर इंसान के रूप में पैदा हुए तो इंसान बनकर जियो, वो बड़ी बात है। क्योंकि स्ट्रगल यही है, जब पैदा तो इंसान के तौर पर ही होते हो, लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है आप क्या क्या बनते जाते हो आपको पता नहीं चलता है, और आप अपनी बदियों को कभी देख नहीं पाते। तो अपनी बदियों को पहचान, जो बुराइयां है वो जानो, तुम्हारे अंदर भी है, एक बाप के तौर पर मेरे अंदर भी है, उसको पहचानो, और बदियों को कैसे दूर किया जाए। तो ये कुछ, और आई थिंक बीइंग एन एक्टर वो एक कॉन्शियसनेस हमेशा लाइक लाइफ में भी रहता है, जो आपने बताया ना कि कहाँ पे कमियां हैं, वो कॉन्शियसली जो आपके फादर ने बोला कि ना, तो आपको पता होता है कि हाँ कहाँ पे अगर मैं गलत जा रहा हूँ, क्योंकि वो एक्टर का प्रोफेशन ऐसा है कि आप बहुत डीप में हर एक कैरेक्टर को समझते हो, तो खुद को भी शायद ज़्यादा समझने लगते हो कि हाँ मैं यहाँ पे गलत जा रहा हूँ, तो शायद मुझे दिशा अगर भटक गया हूँ तो मैं अपने आप को सही कर सकता हूँ। एकदम सही है। और कलाकार जैसे मैंने तय किया कि एक्टिंग करना है, तो कलाकार जो बना था उसकी वजह से ही मेरे अंदर मेरी जो सोच है उसमें ऐसे ही
बढ़ोतरी होती गई कि अच्छा कुछ बातें आती गई, तो वो किसी किरदार का भी हो सकता है कि वो मुझे देकर गया है हाँ कुछ। हो सकता है। और जैसे एक्टिंग की बात की तो आपने जितने वर्सेटाइल रोल्स किए हैं तो आई थिंक आप ही इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो कि एक्टर की परिभाषा क्या है। एक्टर की परिभाषा मैं कहता हूँ एक्टर पानी जैसा होना चाहिए, ओके वाह उसे बहता रहना है, वो बहता रहेगा और उसको आप किसी भी चीज़ में डाल दो, जैसे बर्तन है, कोई भी बर्तन आप गिलास दे दो उसमें डालो तो गिलास बन जाएगा, आप उसको तपेली में डालोगे तपेली बन जाएगा, पतीला बोलते हैं उसको, Yes. पतीले में डालोगे पतीला बन जाएगा। तो जो आप जिस कैरेक्टर को परफॉर्म कर रहे हो उस कैरेक्टर के आकार को अपने अंदर ले लो, उसकी प्रतिभा को आप अपनी प्रतिभा बना लो कि उसकी वो हम थिएटर पढ़े हुए हैं तो थिएटर में ये कहा जाता है कि गुजराती में है ये कि परकाया प्रवेश। यस परकाया प्रवेश यानी वो भूत प्रेत वाला लोग हाँ। बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है। परकाया प्रवेश का मतलब ये होता है कि आपको किसी और की काया में जाके प्रवेश करना है, अपनी बॉडी वही है, उसकी सोच, उसका वो आत्मा उसकी आपके अंदर लानी है। तो ये जो प्रोसेस है वो भी ऐसी है। तो आप पानी जैसे रहोगे तो आप हर आकार को अच्छे तरीके से समझ भी पाओगे और निभा भी पाओगे। तो जैसे आप हर कैरेक्टर में पर का प्रवेश आप करते बट वो शायद 100% पॉसिबल नहीं होता नहीं होगा। होता है। कहीं ना कहीं वो 100% तो चेतन होता भाई है। कहीं ना कहीं तो हाँ, रहता होगा क्योंकि वो तो जरूरी है और वो रहना भी क्योंकि चाहिए। टेक्निकल चीजें भी है आजू बाजू, उसके लिए भी कॉन्शियस रहना पड़ता कॉन्शियस है। रहना पड़ता है, रहना ही चाहिए एक्टर को। और अगर 100% हो गया तो फिर चेतन भाई तो बाहर निकल पाएंगे नहीं। फिर सच में मैं खून भी कर देंगे। राजा बन गया तो राजा बन के ही घूमता रहूंगा पूरी जिंदगी। सही बात। पर ये प्रोसेस है, 80-20 का रेशियो तो रहता ही है। तो सर आप ऐसे एक्टर हो, मुझे लगता है कि अगर डायरेक्टर ने आपको स्क्रिप्ट नहीं भी दिया और बोला कि एक नरेट कर दिया कि ये सीन आपको करना है तो आप अपनी खुद की लाइन बना के वो एक्ट भी कर लोगे, आपको कैसा लगता है? शायद पहले के ज़माने में तो ऐसा ही होता था और आपने किया भी होगा मुझे लगता है। बहुत सारी फिल्मों में किया है क्योंकि होता ही है कि डायरेक्टर अभी सीन लेके आता है तो बोलता है यार ये सीन में मजा नहीं है, मेरे को करना कुछ ऐसा है तो करेंगे आप। अच्छा चलो, तो उसको इम्प्रोवाइज करते करते फिर सीन बनता है, अच्छा बनता है और जो सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा। कई बार हाँ, और कई बार ऐसा भी होता है जो सोचा था उससे बुरा भी निकलता है। दोनों है चीज़। सर ब्रेकअप हुआ कभी लाइफ में? सच बताओ? हाँ सच ही बताना है सर हमारे शो पे तो। मतलब कोई भी टाइप का, नॉट नेसेसरी कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप और हार्ट ब्रेक से कोई भी। 27 गर्लफ्रेंड रही हमारी। 27 ओह 26 के बाद 27 जो नंबर आया वो आज मेरी वाइफ है और उसको भी पता है कि उससे पहले 26 थी। पता है हुआ, इसीलिए बोल पा रहा हूँ, नहीं तो इस इंटरव्यू के बाद मैं घर नहीं जा पाऊंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। उसको पता है, मेरे बच्चे को भी पता है, कभी मेरा बच्चा है उसको भी पता है, मैंने उसको भी बताया कि 26-27 तेरी माँ को मिलाकर 27 गर्लफ्रेंड। तो ब्रेकअप तो बहुत बार हुआ है पर बड़ी बात यह है कि मैंने आज तक किसी को नहीं छोड़ा है। अच्छा, छोड़ने वाले सामने वाले लोग। अच्छा, तो उनका खुद का पर्सनल जो कुछ भी रहा होगा, बोले नहीं ये नहीं हो पाएगा। तो मैं बोला अच्छा तो मैं क्या करूँ? तो बोले मुझे नहीं जम रहा है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, वो चली जाती है। किसी का यानी सबका प्रॉब्लम आप देखो तो छोटा छोटा रहता है ना। एक गर्लफ्रेंड भी उसका प्रॉब्लम ये था कि मैं उसको मिलने नहीं जाता था। तो बोलती तुम मिलने नहीं आते हो? मैं वेट कर रही हूँ, यहाँ खड़ी हूँ, बस स्टैंड पर खड़ी हूँ, ये कर रही हूँ, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तो मैं बोला मैं अभी यार ये रिहर्सल चल रहा है, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं कैसे टाइम दूँ? तो नहीं ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो क्या करें? तो ब्रेकअप। अभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा लंबा रिलेशनशिप भी रहा था किसी के साथ ऐसा भी रहा कि जैसे वन साइडर लव होता है ना, एक वन साइड लव भी था। और वो जब वन साइड लव वाला मामला जिसमें मैं फेल हुआ तब ज्यादा दुख हुआ था मुझे। तो कैसे डील किया फिर? उसको भी पॉजिटिवली ले लिया मैंने। क्योंकि वो कैसे तो, सर आज कल बहुत जरूरी है वो, आप कुछ से एडवाइस दीजिए। हाँ, एक तरफा प्यार उसमें था ऐसा कि मैं पढ़ता था 10th में और वो थी 9th में। बहुत जल्दी सर स्टार्ट तभी तो आप 27 तक पहुंच पाओगे। तो क्या करें अब, यार हो जाता था। अब वो
जैसे 8 में थी तब मैं 9th में था, मैं 10th में था तब वो 9th, मैं 8th से उसे देख रहा था, वो भी देखती थी कभी कभी। तब मैंने सोचा कि उसको प्रपोज कैसे करना है ये वगैरह। तो एक दिन मैंने उसको जाके बोला, तब वो 9th में थी, मैं बोला प्यार करता हूँ यार। तो मेरे सामने ऐसे देखती रही, बोले क्या, मैं प्यार करता हूँ। बोले पढ़ाई में तो ध्यान है नहीं तेरा। तब मैं पढ़ाई में कुछ था नहीं, सही में नहीं था, पढ़ाई वढ़ाई तो करता ही नहीं, पूरा दिन घूमता रहता है तू, क्या प्यार कर तुझसे कुछ क्या। बोला ऐसा नहीं यार, तू कुछ बोल तो करी। कुछ जवाब नहीं दिया। फिर 2-3 दिन बाद वापस मैंने ट्राई किया, अरे ऐसा मत कर यार, कुछ तो बोल, मना कर दे। तो बोले एक काम कर, तू 10th में पास होके दिखा, चैलेंज। फिर मैं हाँ कहूँगी। अरे मैं बोला तो चैलेंज, ईगो पे आ गया। ईगो पे आ गया। तो फिर मैं 10th में जम के पढ़ाई की। एक थोड़ा दूसरा भी एक मुझे प्रेशर मिला था। दूसरा प्रेशर ये था कि मेरे बापू जी थे, जो मैं जहाँ रहता था वहाँ सब बहुत सारे लोग रहते थे, और वहाँ एक बार ऐसा किसी ने बोल दिया था कि ये कांति भाई का लड़का है, वो भी 10th में है, तो कि पढ़ाई तो करता नहीं, घूमता रहता है, क्या करेगा। बोले क्या करेगा, कांच वाले का लड़का है, कांच लगाएगा। अच्छा। तो मुझे वो थोड़ा बुरा लग गया। तो वो भी एक प्रेशर मिला, वो गर्लफ्रेंड वाला भी प्रेशर मिला। तो मैंने जम के पढ़ाई की और फिर 10th पास हो गया मैं। अब मैं पास हुआ, मैं बोला अब तो क्या बात है यार, जिसको अब तो प्यार लाइफ किया सेट था, है। अब तो लाइफ सेट है, मिलेगी। जैसे ही वैकेशन खत्म हुआ, मैं 11th में पहुंचा, वो 10th में आई थी। पहला दिन मैं 10th के रूम के बाहर वेट कर रहा हूँ, वो आई नहीं। दूसरा दिन, तीसरा दिन, 5-7 दिन हो गए स्कूल, मतलब कहीं वैकेशन में गए हो गए, तो आ जाएंगे। 15 दिन हो गए, आई नहीं। फिर उसकी एक दोस्त थी, मैंने उसको पकड़ा कि यार वो कहाँ है। बोले उसने स्कूल छोड़ दिया। अरे यार कहाँ गई क्या, बोले पता नहीं। आज भी अगर यहाँ देख रही होगी तो उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं, हाँ, कुछ नहीं नहीं किया कहा। contact। अच्छा अच्छा। पर मैं उसको थैंक यू कहना चाहूँगा। हाँ सर, कुछ तो अच्छा इम्पैक्ट हुआ हाँ, उसके कुछ। अंदर। प्यार हम देखा जाए ना तो सही में प्यार एक पॉजिटिव चीज़ है। उसने मुझे ये मौका दिया, एक चैलेंज दिया, और चैलेंज की वजह से ही मैं इतना कुछ कर पाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने मतलब इतना पहुंचा हूँ, वो उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। ऑनेस्टली शेयर किया सर आपने। हाँ, तो ये जैसे ये दर्द हुआ था मुझे। पर फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उस वक्त तो क्या होता है कि 10th में टीनेजर्स होता है तो थोड़ा गुस्सा रहता है, ये वगैरह वो ये करके। पर फिर जैसे जैसे सोच आती गई, वैसे वैसे पता चला कि नहीं यार कुछ, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, वो जहाँ भी हो खुश रहे। यस सर, आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हो, मुझे ऐसा लगता है। कभी काउंसलिंग किया किसी का, या कोई आता है काउंसलिंग के लिए? बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे, कुछ दोस्त भी है मेरे के जिनकी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे होता है, तो बोलते हैं कि क्या करूं पता नहीं चल रहा है। तो अब मैं तो मेरे अनुभव से जो कुछ भी होता है उनके साथ शेयर करता हूँ, कुछ समझाता हूँ। शायद वो लोग समझ भी जाते होंगे, या ऐसा भी बोलते होंगे कि यार ये बहुत पका रहा है। पर वो पता नहीं अब उसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है पता नहीं। पर लाइफ को देखने का एक नज़रिया हर इंसान का होना चाहिए, मानता हूँ कि आप अपनी जगह पर बैठकर ही पूरी दुनिया को देख रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पूरी दुनिया है, मैं देख रहा हूँ। तो आपकी खुद की एक सोच होनी बहुत ज़रूरी है। आप किसी और की सोच को लेकर चल रहे हैं तो ये गलत है। हर इंसान की इंडिविजुअल सोच होनी ही चाहिए, वो होगी तो ही वो सही गलत और औरों से अलग कैसे लगेगा इंसान। खुद की एक आइडेंटिटी कैसे बना पाएगा, खुद की सोच होगी तो बना पाएगा। तो चेतन भैया की क्या है सोच, फिलोसॉफी? चेतन भैया की सोच यही है कि इंसान बन के आए हो, इंसान बन के रहो। लाइफ में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना हो, पॉजिटिव अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। कोई ऐसा कहते हैं ना, कई लोग ऐसा कहते हैं कि यार वो लोग मेरा बुरा कर रहे हैं, ये लोग बुरा कर रहे हैं। कोई किसी का बुरा नहीं करता है सर, बुरा हम अपना खुद करते हैं, क्योंकि हम उतना उनको वेटेज दे रहे हैं। हमें आगे बढ़ना है, बस खत्म हो गई बात। जिसको जय कहना है कहे, जिसको जो करना है। एक बात याद रखनी है कि जो भी हम करें काम, उससे किसी का दिल ना दुखाए, किसी को बुरा लगे, ऐसा काम ना हो पाए, ना करें हम। अगर गलती से हो गया हो तो उसको रियलाइज करें और माफ़ी मांगे।
इतना इंसान के तौर पर इतना तो कर सकते हैं। नहीं, इसीलिए सर मैंने बोला कि आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट इसलिए हो क्योंकि वो ये होता है ना कि एक तो आपको लोगों को समझने की जो वो है माइंडसेट वो है, और एक आप फ्रेंडली बहुत हो, मतलब खुल सकता है आपके सामने इंसान, आप ऐसा फील नहीं कराते हो कि भाई एक्टर को मैं ऐसा होना चाहिए यार। आप हो, इसलिए आप हो मैं ऑलरेडी। ऐसा मानता भी हूँ कि एक्टर ऐसा होना चाहिए, तो ही तो किरदार मिलेंगे यार। नहीं तो मैं दूरी बनाए रखूंगा तो कोई मेरे पास आके क्यों बैठेगा, क्यों Right, बात sir. करेगा अपनी, क्यों चार बातें अच्छा सर ऐसा हो ऐसा हो क्यों बताएगा। ना सही बात है। उसको ये लगना चाहिए कि ये मेरा बंदा है यार, ये मेरा फैमिली मेंबर है, ये मुझे समझेगा। ये तो मेरा भी ये है कि मैं सुनता हूँ, समझता हूँ और कैरेक्टर मिलता भी है मुझे। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर आपको डे हाँ, टू डे मिलते लाइफ हैं, में ऐसे से ही ही मिले मिलते हैं। होंगे। और डायरेक्टर भी कभी अभी यहाँ क्या होता है कि रीजनल सिनेमा है, अच्छी तरीके से अभी धीरे धीरे नए नए डायरेक्टर, नया टैलेंट आ रहा है। तो नया टैलेंट होता है, नया डायरेक्टर होता है, तो एक्सपीरियंस एक्टर के सामने जाके बेचारा थोड़ा नर्वस होता है। तो वो बोलता है कि सर ये जो सीन है ना वो ऐसा ऐसा करता है वो। अब मैं ऐसे बैठा रहूँगा तो ज़्यादा नर्वस होगा। मेरा काम ये है कि उसको थोड़ा उसको जगह दूँ मैं। वो जगह मिलेगी तभी तो अपना बेस्ट कर पाएगा वो। नहीं वो तो सर उसकी मैं वजह से देखा भी है। ये होना चाहिए। यस, कंफर्ट एक कंफर्ट होना चाहिए ना एकदम। उसको क्रिएटिव काम करना है और क्रिएटिव काम करने के लिए कंफर्ट तो फील करना ही चाहिए। और इट्स अ टीम वर्क, ऐसा हाँ, कुछ ऐसा ऐसा नहीं कि teamwork। हाँ, ऐसा मैं नहीं अपना है खुद कि का हाँ, करके मैं चला खुद एक जाऊँ। लाइन बोल लूंगा, मैं अच्छा एक्टिंग कर लूंगा, फिल्म मस्त हो गई। नहीं कोई किरदार फिल्म कभी हिट नहीं कर सकता है। एक ऑडियंस तो पूरी स्टोरी देखने आती है, सबको कहानी कहानी देखने आती है। डायरेक्टर, राइटर, आर्ट, मेकअप, कॉस्ट्यूम, जितने भी डिपार्टमेंट, एक स्पॉट बॉय है यस। आपका, जो स्पॉट बॉय है उसकी भी एक अहमियत है। अगर वो भी कभी कभार आप शूट कर रहे हो, सीन कर रहे हो और डायरेक्टर ने बोला वाह क्या बात है सर, वेरी गुड, और वो स्पॉट बॉय बोलता है आपको आके कि चितन भाई इसमें वो ऐसा गलत हो गया, तो मैं उसको सोचता हूँ यार ये बोल रहा है तो कुछ तो उसने देखा होगा ना। वो भी ऑडियंस है, वो लाइव देख रही है। हाँ, तो ये आपको। सही ऑडियंस एकदम। तो मैं बोलता हूँ कि सर एक और कर लेते हैं। बोले क्या क्या सही था? बोला नहीं सर सही था, एक जगह मुझे थोड़ा वो लगा है, तो फिर दोबारा भी कर। यस। तो पहला तो सबसे पहले देखने वाला तो वो है। सिनेमा में तो लोग बाद बाद में में जाएंगे। देखेंगे ना। तो ये भी है, तो उसकी भी सुनो। और पूरी टीम मिलकर जब एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है, तब जाके वो अच्छा प्रोजेक्ट बनता है। राइट सर। सर आपने किरदार तो बहुत सारे किए, कभी बायोग्राफी के बारे में सोचा, कोई बायोग्राफी करना चाहते हो या मैं पर्टिकुलर कोई इंसान के बारे में? मुझे भगत सिंह के बारे में, यानी मैं अब भगत सिंह के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी, बहुत सारी फिल्में हो चुकी है। पंजाब की एक कवि है पाश, ओके। अगर उनकी लाइफ में कुछ बने तो अब उनका भी यही था कि बहुत छोटी उम्र में उनका खून हो गया था। अच्छा। पर कुछ है ऐसे किरदार के जिसको निभाने का मौका आपका सर मिले लुक तो। भी, मतलब आप हाँ। पंजाबी लुक तो आप परफेक्ट सूट होगा आपको। हाँ होगा है। वैसे भी सर आप हर किरदार में, मतलब आप कॉमेडी भी उतने फिट हो रहे हो। गदर करके एक बंदा था, गदर। गदर। अच्छा, नाम है। हाँ, गदर कहा जाता था उन्हें। वो पॉलिटिकल एक मुहिम के साथ जुड़ा हुआ बंदा, जो गाना गाता है, बजाता है, लोगों को जैसे जो हो रहा है वो दिखाता है। तो पॉलिटिकल थिएटर मैं करता था, तो पॉलिटिकल थिएटर की वजह से इन लोगों से मिलना भी हुआ। उनका आप कॉस्ट्यूम देखो तो वो लोग सही में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जो कई जगहों पर जाकर उन्होंने परफॉर्म किया है, कई लोगों को मोटिवेट भी किया है, बहुत बड़ी बड़ी मुहिम भी उन्होंने की है। तो ऐसे कैरेक्टर को मुझे खेलने का मौका मिले तो बहुत बड़ी बात है। थोड़ा डीप भी होगा। हाँ, डीप भी उनको होगा। समझने का प्रोसेस भी बहुत बहुत- अलग बहुत। रहेगा, रियल लाइफ पर्सन real का life। कर रहे हैं। यस। और सर अभी आपकी जो आने वाली फिल्म है जगत, हाँ। उसके बारे में कुछ बताइए। आई थिंक आज ट्रेलर भी आज हाँ, आई थिंक 9 बजे रिलीज होने वाला था, हाँ, हो ऑलरेडी गया, हो गया हो होगा। जगत एक अच्छा, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, क्योंकि उस फिल्म के जो डायरेक्टर राइटर जो थे हर्षिल भट्ट, हाँ। हर्षिल इतना यानी सही बंदा है, और उसने उस कहानी को जिस तरीके से लिखा है, जिस तरीके से देखा है, उसी तरीके से डायरेक्ट किया है।
और क्लैरिटी वाला बंदा, एकदम क्लैरिटी, पेपर पर क्लैरिटी है उसको। वो कहता है कि इतना ये वगैरह, तो मुझे एक्टर के तौर पे ऐसा लगता है कि यार इतना क्लैरिटी वाला डायरेक्टर, तो मज़ा आएगा ना काम करने का। और वो पूरी प्रोसेस 35-40 डेज Okay. का हमारा शूट का पूरा प्रोसेस रहा। उसमें मैं, यश, रितिक, प्रशांत सर भी थे उसमें। तो उन सबके साथ मिलके एक बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी वाली फिल्म थी, जिसमें मज़ा आया काम करके। और ऐसा कहा जाता है ना कि कोई फिल्में ऐसी होती है कि जो आपको यादगार आपकी लाइफ में रहती है। एक मैं करसनदास को कहता हूँ, ओके। जैसे करसनदास एक फिल्म ऐसी थी कि जो मेरी लाइफ में जुड़ी हुई है मेरे साथ। यस। ऐसे जगत भी एक ऐसी फिल्म है कि जिसको मुझे लगा कि यार क्या बात है यार, मज़ा है, ये काम करने का बहुत मज़ा है। और मैं अपने आप को मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि इस कैरेक्टर को परफॉर्म करने का मौका मुझे मिला। सर आपका वो टीजर में डायलॉग सुन के तो मतलब हाँ अलग ही इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था, मतलब क्योंकि मतलब उतना जस्ट 1 मिनट का डायलॉग है, सीन का भी बीच का टुकड़ा, उतना ही देखे ऐसा लग रहा था कि यस, गुजराती इंडस्ट्री में और भी कुछ नया आ रहा है। इट्स गुड के नए नए कंसेप्ट देखने को मिल रहे हैं। के लिए वेट भी मैंने थोड़ा अच्छा। और सर गुजराती फिल्म इंडस्ट्री, उसकी अभी करंट स्ट्रेंथ क्या है, आपको क्या लग रहा है? अभी की स्ट्रेंथ के बारे में बात की जाए तो ये है कि नए नए सब्जेक्ट बन रहे हैं, नई नई कहानियाँ आ रही हैं, नए मेकर्स, यंग, जो टेक्निकली साउंड है, थॉट से भी क्लियर है, ऐसे नए नए बच्चे जो नया टैलेंट है, 22 साल का, 20 साल का, 25 साल का लड़का आके बोलता है मैं डायरेक्ट करूँगा, मैंने ये फिल्म लिखी है। तो ये देख के लगता है कि वाह क्या बात, ये जरूर ये होना चाहिए। हमारे यहाँ बरसों से जो लोग फिल्म कर रहे हैं वो तो करेंगे, उनको एक्सपीरियंस है, वो करते रहेंगे, लेकिन थॉट प्रोसेस हर इंसान का सदी के तौर पर चेंज होता है, जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता है, जनरेशन चेंज होता है, थॉट प्रोसेस चेंज होती है। तो टेक्निकली साउंड, ये करना वो करना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बड़े डायरेक्टरों को ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहा है, पर वो सबका एक अलग प्रोसेस का वो रहता है। तो यंग टैलेंट जो आ रहा है वो उसकी स्ट्रेंथ, नए नए एक्टर जो आ रहे हैं, बड़े अच्छे परफॉर्मर है, अच्छी कहानियों को लेकर काम कर रहे हैं, और अच्छे प्रोडक्शन हाउस अभी धीरे धीरे गुजरात में जो बन रहे हैं, जिसकी वजह से रीजनल सिनेमा नेशनल लेवल तक भी पहुंचा है। हमारी हेल्लारो फिल्म को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया, तो हम सबके लिए कितना बड़ा सौभाग्य है। अभिषेक शाह उसके डायरेक्टर, तो ये सब जो लोग हैं वही मिलकर एक अच्छा इंडस्ट्री को कुछ देते हैं। इंडस्ट्री तभी आगे बढ़ती है जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर कुछ काम करते हैं। कोई एक बंदा इंडस्ट्री को आगे नहीं लेता। इंडस्ट्री का मतलब ही वही है कि बहुत सारे लोग जब जुड़ के मिलकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें यूथ है, वो मुझे अच्छा लगता है कि ये सही है। यस, इससे आने वाला वक्त बहुत, यानी अभी जो है उससे बेहतर होगा। क्योंकि यंग जनरेशन है, यंग ब्लड है, तो वो एक्सपेरिमेंट भी करना चाहेंगे नए नए सब्जेक्ट के साथ। होना ही चाहिए, एक्सपेरिमेंट ही आपको आगे बढ़ाता है। अगर आप कंफर्ट है वही करते जा रहे हो तो आगे कैसे बढ़ोगे? नहीं बढ़ोगे ना। करो, बुरा गलत हो गया कोई बात नहीं, करते रहो। यस, करते करते ही सीखना है। यस सर, आपके लिए एक छोटा सा गेम हमने सोचा है, ढांचे पर से कहानी। एक छोटा सा गेम खेलते हैं, ढांचे पर से कहानी। तो कुछ वर्ड्स मैं आपको दूंगा, 2 मिनट के अंदर आपको एक छोटी सी कहानी बनानी है। रूल ये है कि वो कहानी फनी होनी चाहिए, और एटलीस्ट 30 सेकेंड तक आप वो कहानी बता सके वैसी होनी चाहिए। सो रेडी सर? रेडी। तो ये रहे आपके वर्ड्स: कुर्सी, टेबल, इंटरव्यू, पेड़, पंछी, पानी और चेतन भैया। एक दिन ऐसा हुआ था कि चेतन भाई एक कुर्सी पे बैठे थे, उनको लगा था कि आज कुछ सोचा जाए, कुछ लिखा जाए। तो बैठे, ऊपर पेड़ था, पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे थे। चेतन भाई ने किताब ली, एक बुक ली, उसको ओपन किया, लिखना शुरू किया। जैसे ही शुरुआत की, पहला शब्द जैसे ही लिखने जा रहे थे, ऊपर से बैठे कबूतर ने अपनी करामत कर दी और लिखने से पहले मिटाना शुरू हो गया। तो कहानी वहीं खत्म हो गई। अरे सर, वेरी गुड
सर आप मतलब ये दिख रहा है कि आप राइटर हो, मतलब 2 मिनट का टाइम आपने लिया ही नहीं जैसे ही वर्ड खत्म हुआ आपकी कहानी शुरू हो गई। मतलब आपका माइंड कितना जल्दी प्रोसेस करता है, मतलब हेड्स अप टू यू सर। आपने मुझे लगता है कुछ ऐसे अच्छा दिया मुझे इजी दे दिया सर। नहीं ये तो नहीं था, मुझे तो था ही। नहीं मज़ा आया बट सर हमको। बस सर लास्ट में कुछ ऐसा शेयर करना चाहते हो आप जो कोई और प्लेटफॉर्म पे आपने ना किया और आप बताना चाहते हो ऑडियंस को? अभी ये इंटरव्यू तो इतने सारे किए तो क्या नहीं की कहा होगा पता नहीं, पर एक बात है जो मैं कहना चाहूँगा लोगों से भी, और जितने लोग कलाकार हैं वो कला के फील्ड में आना चाहते हैं उन लोगों से भी। कई लोग हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कलाकारों को कि ये तो नाचने वाले हैं, तो गाने वाले हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी है बवाई करते हैं लोग। आप रहने दो यार, ये सब बवाई करो ना आप लोग। कहीं ना कहीं एक कलाकार के तौर पर ये लगता है कि आप समझते क्या है कि कलाकार को आप क्या समझते हैं कि आप चंद पैसे देते हैं वो नाचता है वो करता है, ऐसा नहीं। कलाकार वो है जो आपको आईना दिखाता है, आपके आसपास जो बुरा चल रहा है वो भी कलाकार ही दिखाता है आपको। आप पूरा दिन थक कर जब काम से थक कर घर जाते हैं रिलैक्स जो करता है वो भी कलाकार ही करता है। आपकी कितना भी डिप्रेशन हो, कितनी भी कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो, पर वापस बैक ऑफ द लाइफ जो लाता है वो भी कलाकार ही लाता है। तो रिस्पेक्ट द एक्टर, रिस्पेक्ट द कलाकार। और कलाकार लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट खुद करिए पहले, तो लोग अपने आप करने लगेंगे। थैंक यू। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। और कोई मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहते हो? नहीं, बस अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लोगों तक ये बात को फैलाइए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ये और जगत देखने ज़रूर जाइए। हम सब तो जाएंगे हमारी पूरी टीम के साथ। 3 मई को आपके आसपास कई सारे सिनेमाघरों में ये फिल्म आएगी, और एक ऐसी फिल्म है जो आपको मैं 100% श्योर हूँ कि इस फिल्म को देखने के बाद जब आप सिनेमा से बाहर निकलेंगे आप 5 मिनट तक कुछ बोल नहीं पाएंगे, ना बात कर पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। शॉर्ट ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ ये होगा। Eagerly waiting sir, and thank you very much sir. Thank you. Nice talking to you.